बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अबन करीब भांडा फूटने वाला है कि ईरान के प्रेसिडेंट को कैसे मारा गया, किसने मारा और क्या सूरत हाल हुई। लेकिन जो कहानी अब सामने आई है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि असल में ईरान के प्रेसिडेंट को बड़ी प्लानिंग के साथ मारा गया है। मारा कैसे गया है वो भी आगे चलकर आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा आज, क्योंकि अब बड़ी क्लोजली चीजें चली गई हैं। लेकिन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये दो बड़े मीडिया आउटलेट हैं, एक्सेस और उसके अलावा मिडिल ईस्ट आई। इन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो सही आपको बताएंगे कि असल में ईरान के सदर को मारना क्यों जरूरी था और किसने ये मारा है। क्या इसके पीछे इजराइल का हाथ है, किसका है, ये जरा समझिए आप। असल में इसमें बताया गया है कि एक सीक्रेट टॉक्स चल रही थी ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान के अंदर, और जिसको इन टॉक्स को इजराइल से छुपाया जा रहा था। ये समझने वाली बात है। आगे चलकर बताएंगे कि वो टॉक्स किसने स्टार्ट की थी और अमेरिका से लीक करके इजराइल किसने पहुंचाई। ये टॉक्स चल रही थी और ये टॉक्स स्टार्ट करवाने वाले थे इब्राहिम रईसी और फॉरेन मिनिस्टर अमीर अब्दुल्ला। अब आप जरा डॉट्स कनेक्ट करते जाइए। टॉक्स क्या थी, गुफ्तगू इनकी जारी थी। जैसे अफगान तालिबान की कतर के अंदर थी, इनकी ओमान के अंदर थी, लेकिन ये सीक्रेट थी, ये ओपनली नहीं थी। इसमें सूरत हाल ये थी कि बाइडेन के जो एडवाइजर थे वो इनडायरेक्टली टॉक कर रहे थे अली बगेरी से, ये ईरान के जो निगोशिएटर हैं उनके साथ, और बातचीत ये जारी थी कि हमारी इस मीटिंग का ना इजराइल को पता चले ना किसी और को पता चले। इसमें मामला ये था कि सबसे पहले ये चीज़ कहनी है कि आप इस सारी सूरत हाल में ये जो जंग जारी है इस गजा के अंदर, इस जंग को ख़त्म करना है। आप समझ ले पॉइंट्स क्या थे। पहली बात ये थी कि ये जंग जो गजा में जारी है इसको ख़त्म करेंगे। उसके अलावा रिजीम चेंज होगा इजराइल में, नेतन्याहू की गवर्नमेंट गिराई जाएगी और इस जंग को मिडिल ईस्ट में फैलने से रोका जाएगा। सुने जरा, ये पॉइंट्स किसके हक में है? सारे के सारे पॉइंट्स ये ईरान के हक में नहीं है, ये सारे के सारे पॉइंट्स मुसलमानों के हक में है। इसको स्टार्ट किसने करवाया? इब्राहिम रईसी ने। इसको पुश कौन साथ करवा रहा था? अमीर अब्दुल्ला। दोनों जो हेलीकॉप्टर में मारे गए, यानी क्रैश में मारे गए। अब ये तीन मेन असल में पॉइंट्स थे कि इस सारी सूरत हाल में नेतन्याहू की हुकूमत को फारिग किया जाए। अवाम वैसे उसके खिलाफ है, रिजीम चेंज वहाँ किया जाए, चाहे फौज की मदद से हो या वहाँ के इत्तेहादियों की मदद से हो या कुछ भी हो, अमरीका वो करेगा। इजराइल की जो जंग है वो गजा में खत्म होगी और इस जंग को रीजन में फैलने से रोका जाएगा। ओमान से लेकर सऊदी अरब, कतर, ये वो पूरे रीजन में इसको रोका जाएगा। और ये सारे चुप करके बैठ के पीछे इसको पुश कर रहे थे। मजे की बात ये है कि उसको पुश कर रहे थे। इस सारी सूरत हाल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान लड़ाई का खात्मा होगा। खात्मा ना सही तो सीज फायर होगा और काफी हद तक कमी आएगी। किसमें? ईरान और इसके इत्तेहादी अमेरिका से लड़ाई नहीं करेंगे, यानी होसी, चाहे वो हमास फिर हो, चाहे वो उसके अलावा हमास इस वक्त चूंकि उनसे लड़ाई है लेकिन वो भी अमेरिका के खिलाफ नहीं होंगे। इराक, मलेशिया, शाम के अंदर और जितनी ताकतें हैं जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं और ईरान, ये अमेरिका से लड़ाई नहीं करेंगे। इसके बदले में बिल्कुल जबरदस्त चीज है, ये भी पॉइंट अच्छा था। और इस सारी सूरत हाल में कहा यह जाएगा कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो मेन डिस्कशन में था कि ईरान एटमी जो टेस्ट है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का वो नहीं करेगा, वो मौखर करेगा। बदले में ईरान पर ऑयल की जो खास तौर पर पाबंदियां लगी हुई हैं कि वो ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, वो ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है मार्केट के अंदर, जिससे तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में गिर जानी थी, उससे अवाम का फायदा होना था। और सबसे बढ़कर इस सारे मामले पर ईरान पर काफी हद तक कई जो पाबंदियां थी वो भी खत्म होना थी। ईरान बदले में एटमी हमला यानी छोड़ दें, वो जो करना सो करना, बात की बात है कि वो एटमी अपने टेस्ट भी नहीं कर सकता था। तो ईरान के लिए तो फेवर था कि ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखिए उनकी इकॉनमी, अब आप बताइए कि आप अगर एटमी हमला करने से पहले उसका टेस्ट करते हैं तो फिर मजीद पाबंदी है। तो उन्होंने कहा आप इसको मौखर करते हैं, यानी लट से आपने बना लिया। अब ये तो नहीं हो सकता, आप इसको खत्म तो कोई भी नहीं करता, लेकिन आप इसको बनाना बंद कर दें। और इस सारी सूरत हाल में अगर आपने एटमी टेस्ट कर लिया तो उसके बाद अवाम और पूरी दुनिया का हम पर प्रेशर आएगा कि हम ईरान पर हमला करते हैं, दाग दे ईरान पर पूरा एक हमला। और इजराइल सब में सारी ताकतें कहेंगी, लिहाजा ईरान इस सारे मामले पर किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं करेगा।
और ईरान एटमी ताकत फिलहाल नहीं बनेगा। ये चीजें थी। वैसे अलग बात है कि ईरान बन चुका हुआ, ये इसी तरह जैसे पाकिस्तान 1988 में बन गया था, तो हमने 1998 में टेस्ट किया था, बन हम गए थे 1988 में, लेकिन अमेरिका के प्रेशर पर करते 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 हमने 10 साल लगा दिए। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर के जी वो जो एग्रीमेंट था वो पुराना बहाल होगा, और फिर इसमें एक और भी चीज थी कि कैदियों का तबादला होगा और ईरान के जो एटमी प्रोग्राम है उसके ऊपर भी बातचीत खुलकर होगी। अब आप सोचे जरा कि इस सारी सूरत हाल में ये मामला बड़ा अजीबोगरीब है कि जैसे ही ये यानी प्लानिंग ये सारी सूरत हाल चल रही है, अमेरिका के इलेक्शन तक ईरान और उसकी प्रॉक्सी जो है वो ऐसे से हमला करना बंद कर देंगी। यानी अमेरिका पर कोई बड़ी यानी हौसी हमला नहीं करेंगे। अभी आप देखें ना, कल हौसियों ने एक और MQ-9 रिपर ड्रोन इनका गिरा दिया है। यानी वो ऐसे गिरा रहे हैं कि जैसे आप मच्छर मार रहे होते हैं। ये बरसात के अंदर जिस तरह चीजें तबाह हो रही होती है, इसी तरह की तबाही है। अब आप सोचें कि इसको किसने इनिशिएट करवाया हुआ था। अमेरिका की जो एस्टैब्लिशमेंट है असल में वो तंग आई पड़ी है नेतन्याहू से, क्योंकि इसकी वजह से बाइडेन की रेटिंग जमीन पर गई हुई है और पूरे रीजन के अंदर अमेरिका के इत्तेहादी खत्म हो गए। देखिए मिसाल के तौर पर अमेरिका को यहाँ से 2 बेसिस उनसे यानी फारिग करवा दी गई हैं कि आप यहाँ से हमला नहीं कर सकते, आप अपना सामान उठाए निकले यहाँ से। उन्होंने कतर शिफ्ट किया है। और लेट्स से अगर हम बात करें सऊदी अरब की, उन्होंने इनकार कर दिया कि आप यहाँ पर हौसियों पर हमला नहीं कर सकते, तो उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात नहीं है। ईरान का असर व सुख बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उनको लगा यार हमने पाबंदियाँ लगाई थी ईरान पर, और उन पाबंदियों का उल्टा ईरान को फायदा हो गया। वो रूस के करीब हो गया, वो चाइना के करीब हो गया और वो आगे बढ़ गए हैं। अगर हम पाबंदियाँ किसी मुल्क पर नहीं लगाते तो फिर वो मुल्क कम अज कम हमारे अंडर रहता है, हम उसके साथ बातचीत करते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन पाबंदियाँ लगाते हैं तो वो फिर खुलकर खेलता है। अब एग्जैक्टली ये सूरत हाल थी कि उनके हाथ से मिडिल ईस्ट पूरा जा रहा था, पूरी दुनिया के अंदर अब ये मामला हो रहा था। इसके बदले ये भी बातचीत थी कि जी ये जो करेंसी की आप बात करें, खास तौर पर इब्राहिम रईसी ये कह रहे थे कि हमें करेंसी, वो बार बार पुश कर रहे थे करेंसी, क्योंकि आपको पता है ईरान की करेंसी इस वक्त बुरी तरह शैटर्ड हुई है इब्राहिम रईसी की मौत के बाद 20-25% डॉलर के खिलाफ, यानी उसके अगेंस्ट है। और सबसे बढ़कर जो असल मामला है कि वो ईरान पुश कर रहा था चाइना को और रूस को कि भाई ब्रिक्स के अंदर सबसे पहले काम ये करे करेंसी लेकर आए, नहीं अमरीकी डॉलर को रिप्लेस करे। तो उसमें ये भी एक टॉक थी कि भाई आप ये जो फिलहाल डॉलर वाला मामला है ना, इसको भी पसे पुश डाल दें, एक दफ़ा इलेक्शन हो जाए, मामला हो जाए। बाइडन से उनकी पहले भी डील हो चुकी हुई थी, सो लिहाजा उन्होंने कहा कि ठीक हम ये काम कर सकते हैं। यानी बाइडन का उस पुराने ओबामा दौर के अंदर भी इनके साथ एक मामला अच्छा खासा था। अब ये सारी की सारी सूरत हाल बिल्कुल एक अच्छी स्मूथ जा रही थी, टॉक्स जारी थी, और इसमें मेन कैरेक्टर था इब्राहिम रईसी और अमीर अब्दुल्ला। अब आप जरा आइए असल पॉइंट की तरफ। अब ये सारी सूरत हाल जारी थी, रिजीम चेंज होना था इसराइल में, ये बात समझिए जरा। इनके मुताबिक वहां पर वो चाह रहे थे कि नेतन्याहू फारिग हो जाए, क्योंकि वो जंग जो छेड़ने जा रहा है, अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट कहती है अभी हम तैयार नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर आप देख लें ना कि जिस तरह पुतिन ने उस वक्त अपनी सारी ड्रिलिंग शुरू करवा दी है और न्यूक्लियर ड्रिल कर रहा है, वो सारी ताकतें फोर्सेस लाकर खड़ी कर दी है, तो वो कह रहे हैं कि ये तो मामला बड़ा खराब हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी ये चीज़ ठीक नहीं है, अभी हमारे हाथ से गेम निकल रही है, बाद में हम इसको करेंगे, फिलहाल ये काम खत्म करें। तो इस सारी सूरत हाल में मेन कैरेक्टर था अमीर अब्दुल्ला और इब्राहिम रईसी, उन्हीं को ही उड़ा दिया गया। अब जरा डॉट्स कनेक्ट करें कि हुआ क्या। आप सोचे ना कि ये शख्स जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये इसने जो भांडा फोड़ा है वो तो अब सारी दुनिया को पता चल गया ना। उसने सिंपल सी बात की है, ये बंदा उनमें शामिल था कि जो हेलीकॉप्टर्स आ रहे थे, यानी 3 हेलीकॉप्टर्स, उसमें ये बंदा एक शामिल था तीसरे हेलीकॉप्टर में। तो उसने बताया है कि वहां पर एक तो पहली बात है मौसम कोई खराब नहीं था, अचानक से बादलों का एक यानी आता है पैच आता है। अब वो क्या आर्टिफिशियल तरीके से आता है, मसनूई तरीके से लाया गया या वाकई नेचुरल आया, इसकी तहकीकात होना जरूरी। उस जगह जैसे हम जा रहे थे तो फिर वहां पर जो पायलट था जो प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर को और अमीर अब्दुल्ला को फॉरेन मिनिस्टर को लेकर जा रहा था, उसने बड़ी क्लियरली बात की। उसने कहा कि आगे बादल आ रहे हैं तो हम अपने हेलीकॉप्टर ऊपर ले जाते हैं ताकि पैच गुजर जाए, क्योंकि फोक तो जमीन पर। तो उसने कहा रास्ता क्लियर है। याद रहे ये बादल जो होते हैं ये कोई मसला क्रिएट नहीं करते इन तमाम चीजों में, अगर होता है तो आप ऊपर ले जाते हैं, फोक क्रिएट कर देती है, वो भी ग्राउंड पर थी। उसे कहा जी हम 2 हेलीकॉप्टर जो थे दाएं बाएं जो थे वो ले गए, और दरमियान वाला जो हेलीकॉप्टर था वो जैसे ही हम आगे गए 30 सेकंड का पैच था। 30 सेकंड क्या होते हैं, आप 30 सेकंड आसानी के साथ उंगलियों पर गिन ले तो कोई मैटर ही नहीं करता। 30 सेकंड के बाद हमने देखा कि एक हेलीकॉप्टर ऊपर है, हमारा भी ऊपर है, और प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर गायब है।
वो कहता है हम तो हैरान हो गए, और जब मैंने पायलट से पूछा उसने कहा मैं यू टर्न ले रहा हूँ, रेडियो पर राब्ता नहीं हो पा रहा। और उसके बाद बार बार हमने वहाँ पर राउंड किया, हमें नज़र ही नहीं आया। उसके बाद इतनी ज़्यादा हमने वहाँ पर कॉल्स की, राब्ता करने की कोशिश की, तो काफ़ी देर कॉल्स के बाद जाकर एक जगह पर हमारा राब्ता हुआ, और जो पायलट था उसने वहाँ से फ़ोन पर हमें बात की और कहा कि मुझे नहीं पता हेलीकॉप्टर के साथ क्या हुआ है, बिल्कुल स्मूथ जा रहा था, ना कोई पहाड़ ना कोई चीज़, बिल्कुल अचानक से कुछ हुआ है जो मैं अपने होशो हवास में नहीं हूँ। और मैंने अपने आप को अब देखा है कि हम इस वक्त मैं लेटा हुआ हूँ और मेरे आगे दरख्त ही दरख्त हैं। उसने कहा कि ये सूरत हाल हुई है, मुझे नहीं पता क्या हुआ। उसने कहा कि मैं ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहने वाला, मुझे नहीं पता कि हालात क्या है, मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो रही है, सांस उखड़ा है, हमें बचाएं आकर। और उसे पूछा कि प्रेसिडेंट कहाँ है, फलाना। उसे कहती कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, बस इतनी बात हुई। और उसके बाद वो मजीद बात करने के काबिल ना था। अब सारी सूरत हाल को आप कैलकुलेट कर लें, टॉक्स क्या चल रही थी, रिजीम चेंज ऑपरेशन इजराइल में होना था, उसकी बातचीत जारी थी। अमेरिका के अंदर से ये खबर और ये सारी इंफॉर्मेशन, जाहिर सी बात है इजराइल का सुरूर सूख है, वहां से लीक करवाएगी। जब ये लीक हुई तो उसके बाद ये पता चला कि ये सारे का सारा मामला हुआ है। अब आप बता दें कि इस सारे सिनेरियो में क्या आपको समझ आ रही है कि क्या मामला हुआ है? देखिए ये जो कहानी है, अब ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है माइकल, इसने तो बड़ा क्लियरली बताया है। उसने कहा है ये पेंटागन का यानी सिक्योरिटी एनालिस्ट था और बड़े लेवल पर ये काम करता रहा, पॉलिसीज बनाता था, बताता था क्या कर। उसने कहा मैं आपको लिख कर दे देता हूँ कि ये इस तरह तबाह हो ही नहीं सकता। उसने कहा ये तबाह हुआ है, जहाज फटा है, इसको लगा है। उसने कहा कि आपने देखा नहीं माजी के अंदर इसराइल ने कितने हमले किए ईरान के अंदर आकर, और वो पाइपलाइन से उड़ाकर चला जाता था। अब इस सारे मामले को अगर आप कड़ियां मिलाकर देखें तो आपको बड़ी कहानी सारी क्लियर हो जाएंगी कि दुनिया के सारे एविएशन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये फटा है, ये हो ही नहीं सकता था। अब तो जो बंदा साथ था, विटनेस था, उसने भी ये बात कह दी है कि ना मौसम की कोई प्रॉपर खराबी थी, ना वहां कुछ था, बस एक पैच था। अगर मिसाल के तौर पर एक बादलों का पैच आ रहा है और छोटा सा एक बादलों का टुकड़ा आ रहा है, उसमें से 3 हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, कैसे मुमकिन है कि 2 पास हो जाए और एक तबाह हो जाए? और उसके बाद आखिरी गुफ्तगू के वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं। इसका मतलब है कि देखिए अचानक से कोई हमला हो, किसी को आपका वहमो गुमान भी नहीं, इसका मतलब एयर कंट्रोलर से उसका राब्ता नहीं हो पाया, आपको ब्लैक बॉक्स मिल भी जाए तब भी आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते ब्लैक बॉक्स का, क्योंकि उसमें आखिरी गुफ्तगू क्या हो रही होगी पता ही नहीं। आपस में नॉर्मल गुफ्तगू कर रहे होंगे, अचानक से वो फट गया। अब फटा इस तरह है कि बहुत बड़े धमाके की भी आवाज नहीं है, यानी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, लेजर है, ये क्या है कुछ भी नहीं पता। लेकिन वो कह रहा है कि उसके बाद अचानक से हमें पता ही नहीं चल रहा है। देखिए अगर लेट से आपका पहाड़ से टकराने वाला सिलसिला हो तो आप एक जगह टकराते हैं, दूसरी जगह, ये तो पायलट को सबसे पहले पता होता है। वो बता नहीं सकता था फोन के ऊपर क्या हुआ है, या सामने पहाड़ टकराया, या कोई चीज हुई है, या क्रैश लैंडिंग है, या फलाना है। उसने कहा मुझे पता ही नहीं है। ये वो पायलट होते हैं जिनकी सारी जिंदगी गुजर जाती है इस तरह के एडवेंचर्स में। और जो सदर का पायलट होता है किसी हेलीकॉप्टर का, याद रखिएगा सबसे मंझा हुआ पायलट होता है कि लेट से अगर उसने कई हजार आवर्स उड़ाए हैं तो उसमें से 0.001% भी गलती का जो इम्कान होता है वो नहीं होता, तब उस बंदे को लेते हैं। तो ये तो इतनी सिचुएशन से ऑलरेडी गुजर चुके हैं, तो बताएं क्या इस सारी सूरत हाल में वो मैनेज नहीं कर सकते? वो सारी चीजें कर सकते थे। देन व्हाट नेक्स्ट, फिर क्या हुआ? सो ये असल में इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, मामला चल रहे हैं कि आपको अब सारी कहानी समझ आ गई है कि ईरान के प्रेसिडेंट को कैसे हटाया गया। लेकिन सबसे अहम बात यह है जो समझने वाली है, आज जनाजों के ऊपर सारे कह रहे हैं कि भाई हम ये मानने को तैयार हैं। आप हमें बताएं कि उधर हुआ क्या था, उस पैच के दौरान क्या हुआ था? बादल आए थे, 2 निकल गए थे, तीसरा कैसे? आप 100 मरतबा ये कह लें। देखिए ये बात समझिएगा, वो कह रहे हैं कि हम इतनी ऊपर थे जहां पहाड़ नहीं थे। ये बंदे ने बात कही है कि पहाड़ नहीं थे वहां सिर्फ बादलों का टुकड़ा था। क्लियर विजन के लिए आपको ऊपर जाना पड़ता है। जब आप बादलों से ऊपर जाते तो मजीद मतलब साफ हो जाता है। तो उसने कहा वो 30 सेकंड का एक पैच था, थोड़ा सा था। हमने कहा हम आगे से ऊपर मूव करेंगे और चले जाएंगे। और किसने ये बात कही थी? अब यहां कहानी समझने वाली है कि वहां बादलों का टुकड़ा क्या मसनूई तरीके से भेजा गया था या आया था? क्योंकि इतनी क्लास की प्लानिंग की, जब वो वहां से गुजर रहे होंगे, बादलों का टुकड़ा आएगा और वे काम हो जाएंगे, ये कुछ समझ में ना आने वाली बात है। अब वो ऊपर जाते हैं, वो साथ एक और मजे की बात यह है कि इस सारे मामले पर उसी ने ये बात कही
कि जो पायलट था। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या वो आवाज वाकई पायलट की थी या उसकी कॉपी करके कोई बात, या इन सब को उनसे दूर रखकर उन पर हमला किया गया था। ये भी एक सवाल पैदा होता है, क्योंकि आज के दौर में आप कुछ हैक कर लें और आज के दौर में जो आवाज़ है उसकी कॉपी कर कर वो करना, ये तो आपको पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 5 से 10 सेकंड का काम होता है। ये तो आप इजीली खुद भी कोई भी बंदा कर सकता है। तो इस सारी सूरत हाल में ये मामला क्या मुमकिन था? बिल्कुल था। अब असल कहानी ये है कि ईरान जब तक पूरी तहकीकाती रिपोर्ट सामने नहीं लेकर आएगा तब तक पता ही नहीं चल सकेगा। सारी की सारी जो डील हो रही थी उसमें फायदा ईरान का था और नुकसान इजराइल का था। आप देखें ना, नेतन्याहू अगर रिजीम चेंज होता सबसे पहले तो उसने तो जेल में जाना था, क्योंकि इसराइल की फौज से लेकर इसराइल की अवाम तक 98% आबादी उनकी कह रही है यार ये जंग बंद करें। क्योंकि आप देखें इसराइली मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। वो जो उन्होंने इतने सालों में लाखों लोग लेकर आए थे, 16 लाख 17 लाख लोग मुल्क छोड़कर चले गए और बाकी 30-35 लाख कहते हैं अगर जंग छिड़ गई तो हम चले जाएंगे, हमारा यहाँ मुस्तकबिल कोई नहीं। तो इसराइल रहना किसने है? तो आप बताएं ना कि सारी सूरत हाल में नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट जारी हो जाते हैं और उन्हें अरेस्ट वारंट के बाद सारे उनसे कह रहे हैं कि भाई आपको हम नहीं छोड़ेंगे, आपका ये सारे का सारा सिलसिला होगा। सो लिहाजा अब नेतन्याहू के खिलाफ, तो उसने कहा अच्छा इससे पहले ये काम होगा, हम इसको फारिगी कर देते हैं। अब यहां पर असल कहानी आने वाले वक्त में पता चलेगी कि किसने क्या रोल प्ले किया, किसने क्या किया। अगर ईरान यहां पर चुप बैठ गया तो ये बात याद रखिएगा, जो लोग इस हद तक अंदर घुसकर कार्रवाई कर सकते हैं वो एटमी प्रोग्राम भी आपका तबाह कर सकते हैं। वो और भी आयतुल्ला खामनई से लेकर बाकियों की जानों को भी खतरा पैदा हो सकता है। लिहाजा बेहतर ये है कि आज आप रिपोर्ट जारी कर दें और बता दें कि इसके पीछे कौन था, वरना कोई आप चाहे जारी करके 1000 दफा कहते रहे कि ये हादसा था, कोई मानने को तैयार नहीं है कि जी वहां पर था। और अब तो इस बंदे के बयान के बाद ही क्लियर हो गया है, तो बताएं बाकी सूरत हाल क्या थी। लेकिन एक बात भी इंटरेस्टिंग है, अगर इस बंदे का ये बयान अब सामने आया है तो ईरान की गवर्नमेंट की मर्जी से आया। इसका मतलब है कि वो अब चाह रहे हैं कि चीजें अनफोल्ड कर ली जाएं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।